अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मख्तम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल बरसर इख्तिदार महायुति में उठापटक शुरू हो गई है। अजीत पवार की एनसीपी ने बीजेपी के एतराज को नजरअंदाज करते हुए साबिक वजीर नवाब मलिक को मानखर्द शिवाजी नगर असेंबली हल्के से उम्मीदवार बना दिया है। इसकी खबर मिलते ही बीजेपी ने नाराजगी जाहिर करते अज़म जाहिर किया है कि इंडोर वर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के साथ मुबैना रवाबित के सबब वो नवाब मलिक के लिए इंतखाबी तशरीह नहीं करेगी। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। अनुशक्ति नगर से रुकन असेंबली नवाब मलिक समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी के खिलाफ मानखुर्द शिवाजी नगर इंतखाबी हल्के से किस्मत आजमाएंगे। उनकी बेटी एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक भी है, इस बार इंतखाबी मैदान में भी है। उन्होंने अनुशक्ति नगर से इंतखाब लड़ने के लिए पीर के रोज अपना पर्चा दाखिल किया था। नवाब मलिक ने अपनी दो बेटियों सना मलिक और नीलोफर मलिक की मौजूदगी में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने कहा है कि आज मैंने मानखुर्द शिवाजी नगर हल्के से एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजद किया है। मैंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी पर्चा दाखिल कर दिया है, लेकिन पार्टी ने एबी फॉर्म भेज दिया है जिसे जमा किया गया और अब इसमें एनसीपी का ऑफिशियल उम्मीदवार बनेगा। मुझे पार्टी का उम्मीदवार बनाने के लिए मैं अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का शुक्रगुजार हूं। उन्हें मुझ पर भरोसा रहेगा। वोटर्स भी पूरे दिल से मेरी हिमायत करेंगे। मैं मानखुर्द शिवाजी नगर इंतखाबी हल्के से कामयाबी हासिल करूंगा। एनसीपी के जरिए नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाया जाना इसीलिए हैरत अंगेज है क्योंकि बीजेपी ने पहले ही इस पर एतराज जाहिर किया था। मुंबई यूनिट के बीजेपी सदर आशीष शेलार ने मुल्क की नामजदगी और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि बीजेपी उनकी तशरीह नहीं करेगी। शेलार का कहना है कि हम इंडर वर्ल्ड डाउन और इसके अलावा जुड़े किसी शख्स को टिकट देना कबूल नहीं करेंगे। हम नवाब मलिक की हिमायत नहीं करेंगे और हमारा रुख अलग होगा। केरला की वायनाड पार्लिमानी हल्के के लिए होने वाले ज़मनी इंतखाबात की जारी सरगर्मी के दरमियान इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने कई इलाकों का दौरा किया और इजलास से खिताब करने के साथ साथ जगह जगह अवाम से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और लोगों का भरपूर प्यार मिला है। इसके अलावा पोस्ट में लिखा गया है कि आपके प्यार और गर्म जोशी की वजह से वायनाड मुझे घर जैसा लगता है जो मेरे दिल को गहराई से छूता है। प्रियंका गांधी ने अपने पोस्ट में लोगों से बेपनाह अपनायत का इजहार करने के साथ साथ उनके मसाल उठाने का अज़म जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि तशहीर के दौरान मैं आप सभी की बातें सुन रही हूँ। किसान, नौजवान, खवातीन, समाजी कारकुनान सभी की दास्तान और सभी की फिक्र सुन रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं उन मसाइल को उठाने और आपके साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म हूँ। ताहम हम सभी जिस तब्दीली की उम्मीद करते हैं इसे शर्मिंदा ताबीर कर सकेंगे। आप मुझ में एक जंगजू देखेंगे। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे और अपना रुकन पार्लियामेंट मुंतखब करेंगे तो मैं वादा करती हूँ कि आपको मायूस नहीं करूंगी। वो कहती है कि वायनाड में कुदरती आफती आई तो कई लोगों की रोजी रोटी चली गई, कई खानदान अपने फर्द से महरूम हो गए। दिवाली और छठ त्योहार के मौके पर सभी ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। मुसाफिरों की हालत फिक्रअंगेज थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कम व बेश 15 मुसाफिर ट्रेन के बैतुल खला में सफर कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि दिवाली के मौके पर जितनी ट्रेनें चल रही है वो नाकाफी है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कांग्रेस के इस पोस्ट को शेयर करते हुए फिक्र का इजहार किया है। आवाम से गुजारिश की जाती है कि वो आप सभी से गुजारिश करते हैं कि आप अपनी आवाज उठाएं। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि इस दिवाली पर करोड़ों हिंदुस्तानी अपने कुंबे से मिलने रेल से सफर कर रहे। रोजाना का मुसाफिर हो या सयाह, शहरी हो या देही, मजदूर हो या सनतकार, रेलवे हर हिंदुस्तानी की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। अगर हमारी ट्रेन रुक जाए तो मजीद लिखते हैं हिंदुस्तान थम जाएगा। हिंदुस्तान को ऐसी बेहतरीन रेल सहूलत चाहिए जो सभी लोगों के लिए हो, लेकिन आज बालासुर से बांद्रा तक हमारा रेलवे निजाम टूट रहा है और मुसाफिरों की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम है। राहुल गांधी ने रेलवे निजाम को बेहतर बनाने के लिए आवाम से मशवरा देने की अपील की है। उन्होंने इस वक्त जब लोगों की बात सुनी, लिखा है कि तब कोई सुनने वाला नहीं था। एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप अपनी आवाजें बुलंद करें। अगर आपको रेलवे निजाम में कोई कमी नजर आती है या आपके पास बेहतरी के लिए कोई मशवरा है तो बराए करम अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर करें।
ایران حامی حزب اللہ نے اپنے نئے چیف کا اعلان کر دیا ہے۔ اب نعیم قاسم تنظیم کی کمان سنبھالیں گے اور امید کی جا رہی ہے کہ ایک بار پھر حزب اللہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ 31 سالہ نعیم قاسم 1991 میں لبنانی گروپ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی شکل میں کام کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ حزب اللہ کو کئی ممالک نے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا۔ نعیم قاسم 1982 میں حزب اللہ کے بانیوں میں سے ایک ہے۔ پیر کے روز جب اس گروپ کے 7 اراکین والے فیصلے لینے والے شورا کونسل کی میٹنگ ہوئی تو اس میں نعیم قاسم کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا ہے۔ کونسل نے اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللہ اپنے اصول، اہداف اور راستوں پر قائم رہے گا تاکہ مزاحمت کی تک آخری فتح تک چل سکے۔ واضح ہے کہ 1953 میں جنوبی لبنان میں پیدا قاسم 1991 میں حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری بنے اور تب سے تنظیم کی شکل میں کام کرتے نظر آئے ہیں۔ بھلے ہی گزشتہ کچھ ہفتوں سے اسے قیادت سے متعلق سنگین بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ انہوں نے گزشتہ ماہ اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ دشمن کے یہ حملے مزاحمت کو کمزور نہیں کریں گے اور ہم یقینی طور سے جیت جائیں گے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر پون نے آج ایک پریس کانفرنس میں سی بی چیئرپرسن مادھوی پوری بج اور اڈانی گروپ کے درمیان تعلقات سے متعلق ایک اہم انکشاف کیا ہے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد کانگریس رکن پارلیمنٹ اور جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے پی ایم مودی کی خاموشی پر سوال اٹھاتے ہوئے زوردار حملہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج میرے ساتھی پون کھیڑا نے سی بی کے ڈائریکٹر مادھوی پوری بج کے ذاتی مالی منافع سے جڑی نئی جانکاری کا انکشاف کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ درمیان نان بایولوجیکل یعنی غیر حیاتیاتی وزیر اعظم پوری طرح سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ ایسا شدید بج کے اڈانی گروپ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ مادھوی پوری بج نے انڈیا بلز سے جڑی ایک کمپنی کو اپنی جائیداد کرائے پر کیوں دی جو نہ صرف سی بی کے ذریعے ریگولیٹ ہے بلکہ مختلف معاملوں میں سی بی کی جانچ کے دائرے میں ہے۔ مادھوی بج نے پیراڈائزر پیرس سے متعلق ایک متنازع یونٹ میں شیئر کیوں کیا ہے۔ سی بی کے کل وقتی رکن اننت نارائن نے اپنی ملکیت ایک اسٹاک بروکر کو کرائے پر کیوں دی ہے۔ اننت نارائن ایک ایسی کمپنی میں شیئر کیوں رکھتے ہیں جو سی بی کے ذریعے ریگولیٹ کے اہم مالیاتی سروس فراہم کرنے والا ادارہ ہے۔ اپنے پوسٹ کے آخر میں جے رام رمیش نے لکھا ہے کہ سی بی کروڑوں کنبوں کے مفادات کا محافظ ہے لیکن کیا خود محافظ سے بچاؤ ہے؟ ملک واضح جواب چاہتا ہے، ٹال مٹول اور خاموشی نہیں چاہیے۔ کانگریس نے ہریانہ اسمبلی انتخابات کے دوران کچھ حلقوں میں استعمال کی گئی ای وی ایم میں گڑبڑی کا الزام عائد کیا ہے اور الیکشن کمیشن کو اس کی تفصیلات مہیا کرائی تھی۔ اب الیکشن کمیشن نے کانگریس کے الزامات کو بے بنیاد، غلط اور حقائق سے پرے بتا کر خارج کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ہریانہ اسمبلی انتخابات میں کسی بھی طرح کی بے ضابطگی نہیں ہوئی ہے۔ کانگریس کے الزامات پر الیکشن کمیشن نے 1642 صفحات کا جواب پارٹی کو بھیجا ہے۔ ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے کانگریس کو انتخابات در انتخابات بے بنیاد الزامات عائد کرنے سے گریز کرنے کی گزارش کی ہے۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات سے متعلق کانگریس کے الزامات پر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سیاسی پارٹی کی طرف سے جن 26 اسمبلی حلقوں سے متعلق سوال اٹھائے گئے تھے اس کا حلقے کے ریٹرنگ افسران نے گہرائی سے جانچ سے پڑتال کی ہے۔ صفحات کا جواب بھیج دیا گیا ہے۔ اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوشش کی گئی ہے کہ انتخابات میں کچھ بھی گڑبڑی نہیں ہوئی ہے۔ سی بی چیئرپرسن مادھوی پوری بج معاملے پر کانگریس لگاتار حملہ آور دکھائی دے رہی ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ حملہ مزید بڑھ گیا ہے اور اس معاملے میں بنائی گئی راہل گاندھی کی ویڈیوز نے مودی حکومت کو کٹگھرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اس درمیان کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کیا ہے جس میں براہ راست پی ایم مودی کو ہدف تنقید بنایا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مودی جی، آپ اپنے ذریعے مقرر کردہ چیئرپرسن کے ماتحت سی بی میں پیدا ہوئی سڑان کو چھپا رہے ہیں اور مستقبل میں انکشافات اس کی حالت کو ناقابل اعتماد بناتا ہے۔ اس سوشل میڈیا پوسٹ میں کھڑگے نے پی ایم مودی پر سی بی کا تقدس پامال کرنے کا سنگین الزام عائد کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے سالوں کی محنت سے بنائی گئی ہندوستانی مارکیٹ ریگولیٹ سی بی کے تقدس کو پامال کر دیا ہے جس سے کروڑوں چھوٹے اور درمیانی سرمایہ کاروں کی محنت سے کمائی گئی بچت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے اپنے خاص دوست اڈانی کے لیے اجارہ داری والا ماحول کس طرح پیدا کیا ہے۔ کانگریس صدر نے اس پورے معاملے کی جانچ کے لیے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا ہے کہ اس سینڈکس کے ہر پہلو کی جانچ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ایک مکمل جے پی سی کی ضرورت ہوگی۔
एनसीपी रहनुमा बाबा सिद्दीकी के कत्ल और सलमान खान को लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों से महाराष्ट्र बिलखुसूस मुंबई का माहौल काफी गर्म हो चुका है। उन सब वाकयात के दरमियान सलमान खान के छोटे भाई सुहेल खान की साबिक अहलिया सीमा भी डर महसूस कर रही है और अपने बच्चों की फिक्र होने लगी है। इस मामले पर उन्होंने कहा है कि जाहिर सी बात है कि ऐसा माहौल आपको परेशान कर देगा। एक बातचीत में सीमा ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि शुरू से सलमान के साथ उनका और बच्चों का मजबूत रिश्ता रहा। भले ही सुहेल से तलाक हो चुका है, लेकिन वो आज भी एक दूसरे की इतनी ही फिक्र करते हैं जैसा कि पहले करते थे। उन्होंने कहा है कि हमने शो के पहले सीजन की शूटिंग की थी, तब मैं सुहेल के साथ शादी के रिश्ते से मुंसलिक थी और हमारे 2 खूबसूरत बच्चे हैं और खानदान के अराकीन के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी अपनी जिंदगी में आगे क्यों न बढ़ जाए, फिर भी हमारा रिश्ता बरकरार रहेगा। सीमा ने सलमान खान को मिल रही धमकियों पर कहा है कि यकीनी तौर पर मैं अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हूँ और ईमानदारी से कहूँ तो सभी के लिए। ये सही में हर तरह से आपको परेशान करता है क्योंकि आप आखिर में सभी की हिफाजत के बारे में फिक्र करते हैं। काबिल जिक्र है कि सीमा इन दिनों बॉलीवुड वॉइस वर्सेस फेबुलस लाइव्स में नजर आ रही। वो रोजाना परिवार बच्चों को लेकर नए नए इंकशाफात करती नजर आती है। उन्होंने हाल ही में सलमान और पूरी खान फैमिली की सिताइश करते हुए कहा कि वो अरबाज खान से तलाक के बाद भी जिस तरह से मलाइका अरोड़ा खान के साथ खड़े रहे थे वो काबिल तारीफ है। ऐसा हौसला सिर्फ अपने ही बढ़ा सकते हैं। सीमा और सोहेल के रिश्ते की बात की जाए तो दोनों 1998 में रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हुए थे। 24 साल शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया था। साबिक मरकजी वजीर शरद पवार ने एक इंतखाबी रैली के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में टाटा एडवांस सेमेस्टर एंड एयरबस की फाइनल असेंबली लाइन यानी FAL महाराष्ट्र में कायम की जानी चाहिए, लेकिन पीएम मोदी के कहने पर इसे वहां मुंतकिल कर दिया गया। ये बयान शरद पवार ने बारामती असेंबली हल्के में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि रतन टाटा चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू हो और उनके साथ बातचीत के बाद नागपुर MIDC इलाके में भी हो। ये पूरी बातचीत मनमोहन सिंह की क़यादत वाली हुकूमत के दौरान हुआ था। इस प्रोजेक्ट को नागपुर में शुरू किया जाता तो महाराष्ट्र में हजारों मुलाजमतें पैदा होती। अपनी तकरीर के दौरान शरद पवार ने यह भी दावा किया है कि मोदी ने फॉक्सकॉन को गुजरात में सेमीकंडक्टर कारखाना खोलने को कहा था। ये कारखाना भी महाराष्ट्र में खुलना था जिससे हजारों मुलाजिमतें पैदा हो जाती। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी है। एक तरफ जहां सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही, वहीं दूसरी तरफ पर्चा नामजदगी का सिलसिला जारी है। इस दरमियान महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ने भी असेंबली इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। उन्होंने पीर को कोपरी पुछ पखरी सीट से अपना पर्चा भरा है। इस मौके पर शिंदे के साथ उनके वालिद और अहलिया मौजूद थे। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने अपनी मिल्कियत की तफसील भी इलेक्शन कमीशन को दे दी है। 2019 में जब एकनाथ शिंदे ने इंतखाबात लड़ा था तब उन्होंने दौलत 11,56,72,466 रुपए दिखाई थी। इलेक्शन कमीशन को दिए गए हलफनामे के मुताबिक वज़ीर-ए-आला के शिंदे के पास 1,44,54,155 रुपए की मनकुला इमलाक है और इस मामले में उनकी अहलिया लता शिंदे की मनकुला इमलाक 7,77,80,995 है। दोनों के पास कुल मिलाकर 9,21,78,150 रुपए की इमलाक है। हलफनामे में दर्ज तफसील के मुताबिक शिंदे के पास 26,000 रुपए जबकि उनकी अहलिया के पास 2 लाख रुपए नकद है। इसके अलावा महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला के पास 7,92,000 रुपए कीमत के सोने के जेवरात है जबकि उनकी अहलिया के पास 41,64,000 रुपए कीमत के जेवर मौजूद है। धनतेरस के मौके पर हिंदुस्तान में सोने की खरीदारी की रिवायत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस मौके पर लंदन से 102 टन सोना हिंदुस्तान मुंतकिल कर लिया है। सितंबर के इख्तिताम पर RBI के पास कुल 855 टन सोना मौजूद था जिसमें से 510.5 टन हिंदुस्तान में जखीरा किया गया। ये मालूमात हालिया रिपोर्ट में सामने आई है जो हिंदुस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर के इंतजामात पर मबनी है। सितंबर 2022 से लेकर अब तक RBI 214 टन सोना बैरून मुल्क से हिंदुस्तान मुंतकिल कर चुका है। इसके अलावा जो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा सोना जखीरा करने वाला इदारा बन गया है। इस साल मई में भी बरतानिया से 1 लाख किलोग्राम सोना हिंदुस्तान लाया गया था। सोना मुंतकिल करने की कार्रवाई को निहायत खुफिया और महफूज रखा गया है। हिंदुस्तान में ये सोना आमतौर पर मुंबई के मिंट वर्ल्ड और नागपुर में RBI के कदीम दफ्तर में महफूज किया जाता है। यहाँ 24 घंटे सिक्योरिटी एहलकार तैनात होते हैं।
اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔